एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका फिर से स्वागत है। एक तरह से युद्ध विराम है और हाँ, लेबनान या ईरान में काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस हफ्ते मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा और व्यापक नजरिया अपनाएं, जब हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। और इस क्षेत्र में गाजा से तेहरान तक लोगों को डराने के लिए IRGC और इस्लामी शासन के प्रॉक्सी गुट जो भयानक यौन हिंसा के तरीके अपना रहे हैं, उन्हें उजागर करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं ईरान के नैतिक परीक्षण की, जिसमें वैश्विक वामपंथी अभी के समय में असफल हो रहे हैं। वामपंथियों ने दशकों से खुद को मानवाधिकारों के नैतिक प्राधिकरण के रूप में पेश किया है। वो पक्ष जो कहता है कि उसे सबसे ज्यादा परवाह है, वो ज्यादा समझता है और कमजोर लोगों के लिए और मजबूती से लड़ता है। महिलाओं की पार्टी, समलैंगिकों की पार्टी, प्रवासियों की पार्टी, नागरिक अधिकारों की पार्टी और पुलिस की बर्बरता तथा मृत्युदंड का विरोध करने वाली पार्टी। मैं ये बातें फिर कभी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि ईरान की परीक्षा ने दिखा दिया है कि ये कोई सार्वभौमिक मूल्य प्रणाली नहीं है, ये एक चयनात्मक प्रणाली है। देखिए, वामपंथी अमेरिका में प्रवास या पुलिस बर्बरता पर कैसे बोलते हैं। वे सालों तक उन लोगों का बचाव करते रहेंगे जो कानून तोड़ते हैं और इसे एक नैतिक मुद्दा, एक मानवीय मुद्दा बताकर पेश करेंगे। वे संगठित होंगे, विरोध करेंगे और पुलिस की बर्बरता व आइस के खिलाफ जोर जोर से आवाज उठाएंगे। लेकिन जब ईरानी बच्चों को विरोध करने पर सड़कों पर IRGC स्नाइपर्स गोली मारते हैं, तो अचानक ये हमारी समस्या या युद्ध नहीं रह जाता। 2025 में कम से कम 1639 फांसी, जो 1989 के बाद सबसे अधिक संख्या है। 90% से ज्यादा फांसी की घोषणाएं शासन ने नहीं की थीं। 2026 में भी कई सौ फांसी हो चुकी हैं। वर्षों से विरोध में दसियों हजार लोग मारे गए हैं। अभी 50,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। कई को विरोध के कारण फांसी का खतरा है। वामपंथियों के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए महिलाओं के अधिकार देखें। वामपंथी कहते हैं महिलाओं की बातों पर विश्वास करो, और हमें करना चाहिए। वहीं ईरान में महिलाएं लैंगिक अपार्थाइड की व्यवस्था में जीती हैं। नियम न मानने पर उन्हें पीटा, हिरासत में लिया या मारा जाता है। विरोध में वे सिर्फ हैशटैग पोस्ट नहीं करती, वे यातना, यौन हिंसा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फांसी के खतरे का सामना कर रही हैं। जब शासन और उसके प्रॉक्सी गुट यौन हिंसा को नियंत्रण और युद्ध के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो महिलाएं वामपंथ के एजेंडा से गायब हो जाती हैं, चाहे ट्रंप, बीबी या कोई और बहाना हो। और LGBTQ अधिकारों को देखिए। वामपंथ कहता है कि ये समझौता न करने वाली बात है, लेकिन ईरान में समलैंगिक होना मौत की सजा के योग्य है। पुरुषों को क्रेन से फांसी दी जाती है, जबकि वामपंथ में ग्लेन ग्रीनवॉल्ड जैसे समलैंगिक पुरुष शासन का प्रोपेगेंडा दोहराते और सूचना युद्ध में उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। नहीं, मैं उन लोगों से इंसानियत पर भाषण नहीं सुनना चाहती जो अपनी सुविधा से तय करते हैं कि कौन मायने रखता है। दुर्भाग्य से वामपंथ के लिए ये अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, नीति बन गई है। हमारे पास जिमी कार्टर हैं, जिन्होंने 69 में शाह का साथ छोड़ने और खोमैनी का रास्ता खोलने में मदद की। बराक ओबामा ने परमाणु समझौते को शासन को नरम बनाने के तरीके के रूप में पेश किया और दसियों अरब डॉलर की रकम तक पहुंच खोल दी। आर्थिक राहत से बदलाव का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे विस्तारवाद को पैसा मिला। बाइडेन के तहत प्रतिबंध कागजों पर रहे, लेकिन व्यवहार में ढीले हो गए। 2021 से 2024 के बीच केवल तेल राजस्व से ही शासन ने 100 अरब डॉलर से भी अधिक की कमाई की, जिसने सचमुच शासन को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित कर दिया। और उस पुनर्जीवन से क्या हुआ? घर में ज्यादा दमन, फांसी, सख्ती और विदेशों में हिजबुल्ला, हमास, हूथी समेत पूरे क्षेत्र में आतंकी प्रॉक्सी गुटों के जरिए ज्यादा हिंसा। और अब डेमोक्रेटिक प्रशासनों की हास्यास्पद नीतियों के अलावा आज वामपंथ से और भी बुरी चीजें आ रही हैं। आपके पास सेनेटर क्रिस मर्फी, बर्नी सैंडर्स या विश्लेषक चेंग उगर और मेहदी हसन जैसे लोग हैं। ये लोग न सिर्फ इन अपराधों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इन अपराधों के लिए जिम्मेदार शासन के बातों को सक्रिय रूप से दोहरा भी रहे हैं। ये दावा करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका हार रहा है, ये कहना कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में धकेला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, शासन की जिम्मेदारी को हटाना और ईरानियों से किसी भी तरह की सहानुभूति छीन लेना। ये विश्लेषण नहीं, प्रचार है। अभी पैटर्न स्पष्ट है, जैसे फिलिस्तीनी मुद्दे में। ये मानवाधिकारों का मामला नहीं है। ये प्रगतिशील मूल्यों या उन लोगों के बारे में भी नहीं है जिनकी रक्षा करने का वे दावा करते हैं, क्योंकि ऐसा होता तो ईरानी इस चर्चा के केंद्र में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब अमेरिका और उसके सहयोगियों का विरोध करने से जुड़ा है, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। चाहे इसकी कीमत फांसियों, यौन हिंसा, समलैंगिक पुरुषों को क्रेन से लटकाकर फांसी देने या सड़कों पर बच्चों को गोली मारने को नजरअंदाज करना हो।
अब मैं इन लोगों से मानवता पर भाषण नहीं सुनूंगी। आज ईरान नैतिक परीक्षा है जिसमें वामपंथी असफल होकर बेनकाब हुए हैं। और अब उस आपदा की बात करते हैं जिससे हम बच गए, कमला हैरिस। पिछले कुछ हफ्तों से एक ऐसी कहानी को गंभीरता से पेश किया जा रहा है जिस पर गंभीरता में हंसी आनी चाहिए थी। इसके बजाय इसे राजनेताओं, टिप्पणीकारों और जानकार लोगों द्वारा दोहराया जा रहा है। इसमें दावा है कि अमेरिका ने संघर्ष में स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया, बल्कि इजराइल ने उसे इसमें घसीटा। कमला हैरिस जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये तर्क तभी चलता है जब आप अमेरिका और इस्लामी गणराज्य दोनों से अपनी मर्जी से फैसला लेने की क्षमता छीन लें। क्योंकि इसके लिए मानना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको मानना होगा कि जो शासन दशकों से क्षेत्र में आतंकी प्रॉक्सी युद्ध खड़े करता, उन्हें वित्त पोषित करता और निर्देशित करता रहा है, वह सिर्फ घटनाओं पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसे देखिए। वो युद्ध में शामिल हुए जिसमें उन्हें बीबी नेतन्याहू ने खींचा। आइए स्पष्ट रहें, एक ऐसे युद्ध में शामिल हो गए जिसे अमेरिकी लोग नहीं चाहते, अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। इस महिला को बोलते हुए सुनना भी अब भी दर्दनाक है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन आप जानते हैं, जो हमने अभी सुना वो वास्तव में संघर्ष की वास्तविकता से निपटने की कोई गंभीर कोशिश नहीं थी। वैसे भी वो इसे समझती नहीं, लेकिन क्योंकि इस तरह के बयानों का पूरा मकसद ध्यान का केंद्र इस्लामिक रिपब्लिक से हटाकर इजराइल पर ले जाना है, ताकि अस्थिरता फैलाने वाला शासन यानी इस्लामिक रिपब्लिक पृष्ठभूमि में चला जाए और इजराइल इस कहानी में मुख्य किरदार बन जाए। जब आप ये बदलाव समझ लेते हैं, बाकी सब जल्दी समझ आ जाता है। इसीलिए आप ये भी सुनते हैं कि आजकल कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका किसी तरह युद्ध में घसीटा जा रहा है, जैसे उसकी नीति अमेरिकी हितों की बजाय बाहरी दबाव से बन रही हो। और हमने ये बात कमला हैरिस जैसे लोगों से सुनी है, लेकिन हम इसे जॉन मीरशाइमर जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों से भी सुनते हैं, जिनकी कई सालों से इजराइल के प्रति एक अजीब सी दीवानगी रही है। और यहाँ तक कि कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर से भी, जो खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ भड़काती हैं ताकि इजराइल को बदनाम किया जा सके। देखिए मीरशाइमर ने क्या कहा। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो कुछ दिन पहले आई थी, उससे बड़ी संख्या में अमेरिकियों के लिए ये बात तय तौर पर साफ हो जाएगी कि इजरायलियों ने हमें इस युद्ध में नाक से पकड़कर घसीटा है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में ऐसे लोग थे जो कम से कम नारंगी संकेत तो दिखा रहे थे, भले ही लाल संकेत ना दे रहे हों। हम इसलिए गए क्योंकि इजरायलियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को मना लिया। राष्ट्रपति ट्रंप को कि यह अच्छा विचार है और उनके पास एक कारगर रणनीति है। मतलब अच्छी बात यह है कि मीरशाइमर लगभग हर भविष्यवाणी में गलत साबित हुए। तो ये तथ्य कि वो इसे ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई बुरी बात हो, ये एक शानदार संकेतक है कि वास्तव में यही सही नीति है और यही सही काम है। लेकिन हमने ये मूर्खता जॉन केरी जैसे लोगों से भी सुनी, जो तुरंत नेतन्याहू को दोषी ठहराने लगे, जबकि नेतन्याहू उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री भी नहीं थे जब बुश राष्ट्रपति थे। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने क्या कहा, उस पर एक नजर डालिए। हाँ, वो चाहता था कि हम हमला करें और राष्ट्रपति ओबामा के पास आया था। उसने हमला करने के लिए प्रस्तुति दी थी। राष्ट्रपति ओबामा ने इनकार किया, राष्ट्रपति बाइडेन ने मना कर दिया, राष्ट्रपति बुश ने मना कर दिया। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, जाहिर है, वो राष्ट्रपति ट्रंप है। मेरा मतलब है वो हमेशा झूठ बोलता आया है, तो इसमें हैरानी क्या? किसे फर्क पड़ता है तथ्यों से, है ना जॉन कैरी? लेकिन हम बस इस बात को नजरअंदाज कर देंगे कि यही बिल्कुल वही तर्क है जो इस्लामी शासन के अधिकारी जो बचे हैं खुद दे रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है यहाँ गालिबाफ क्या कह रहे हैं, देखिए। इसी तरह वे अपने शासन की बात करते हैं। वो बहस जो मैं हैशटैग के बारे में कह रहा था, अब ये सरकार कहती है पहले अमेरिका, लेकिन असल में ये पहले इजराइल हो गया है, क्योंकि वे उसके गलत जानकारी और उसकी योजना के आधार पर फैसले लेते हैं। दोनों ही मामलों में कहानी यही है कि इजराइल कार्रवाई करता है और अमेरिका किसी भी वजह से उसका अनुसरण करता है, और फिर ईरान बस स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है, जो कि असलियत का वर्णन नहीं है बल्कि एक जानबूझकर बनाई गई रूपरेखा है, जो बिल्कुल उसी तरह मेल खाती है जैसे इस्लामी गणराज्य ने खुद इस संघर्ष का वर्षों से वर्णन किया है। क्योंकि ईरान के अपने नेताओं ने बार बार दावा किया है कि अमेरिका की कार्रवाइयां इजराइल को बचाने के लिए हैं, कि अमेरिका एक संप्रभु शक्ति के रूप में नहीं बल्कि इजरायली हितों के विस्तार के रूप में काम कर रहा है। असल में यही पूरी कहानी है कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है,
यही इस सब का मतलब है और वे इसे छुपा भी नहीं रहे बल्कि फैला रहे हैं। ये तथ्य कि अब आप अमेरिका में वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों से उसी तर्क के अलग अलग रूप सुन रहे हैं, इसे पश्चिमी दर्शकों के लिए थोड़ा सा साफ सुथरा और स्वीकार्य बना दिया गया है, जिससे तुरंत ही ये संदेह उठना चाहिए कि असल में किसके नजरिए को इन तर्कों के साथ दोहराया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि असली रिकॉर्ड देखने पर यह तर्क तुरंत बिखर जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर रुख पिछले हफ्ते अचानक नहीं आया था। ये ना तो इस युद्ध के दौरान उभरा और ना ही ये इजराइल की वजह से उभरा। ये सोच दशकों से बनी हुई है और उनके शब्दों व कार्यों में दिखती है। 1980 में उन्होंने क्या कहा था, देखें। जब आपको दूसरे देशों का सम्मान मिलता है तो दूसरे देश भी आपकी तरह थोड़ा बहुत करने लगते हैं और आप सही सोच बना सकते हैं। ईरान की स्थिति इसका एक उदाहरण है। ये कि वे हमारे बंधकों को पकड़े हुए हैं, यह बिल्कुल ही हास्यास्पद और पूरी तरह गलत है। मुझे लगता है ये डरावना है कि हमारा देश चुपचाप है और ईरान को हमारे बंधकों को रखने दे रहा है। मुझे नहीं लगता वे ये अन्य देशों के साथ करेंगे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं। जाहिर है आप कह रहे हैं कि हमें सैनिकों के साथ जाकर अपने लड़कों को निकालना चाहिए था। मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करता हूँ। हाँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है और मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हम एक तेल समृद्ध देश होते और मेरा मानना है कि हमें ऐसा करना चाहिए था। मुझे बहुत निराशा है कि हमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कोई हमें रोकता या हमसे नाराज होता और उस समय हमारे पास ऐसा करने का पूरा अधिकार था। मुझे लगता है कि हमने वो मौका खो दिया। तो 1980 में जब बंधक संकट था तब यही स्थिति थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अमेरिका को सख्ती से कार्रवाई करनी थी और शासन को अमेरिकी शक्ति की सीधी चुनौती बताया। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नई बात नहीं है और ना ही इसे वर्तमान घटनाओं या इजरायली प्रभाव से जोड़ सकते हैं। इसमें और भी बातें हैं। आइए 1987 में ट्रंप के एक और इंटरव्यू पर चलते हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं इस महान देश की लूट से थक चुका हूँ। ट्रंप की नज़र में हमारे सहयोगी समस्या का हिस्सा है, असली दोषी ईरान है। हम क्यों नहीं जा सकते और उनके कुछ तेल पर कब्जा क्यों नहीं कर सकते जो समुद्र के किनारे है? आप ऐसा कैसे करेंगे? मरीन भेजेंगे या युद्ध का जोखिम लेंगे? उन्हें ईरान दो, आप फेल ले लो। कैसे? कैसे? मेरा मतलब है, क्या हम युद्ध चाहते हैं? हमारा मतलब क्या है? आप अंदर जाएं। कैसे जाएं? कमजोर रहकर युद्ध में फंसेंगे। ठीक है, हम अंदर कैसे जाएं? हम क्या करें? माफ कीजिए, आपको युद्ध झेलना पड़ेगा जो मध्य पूर्व में शुरू होगा। अगर सोवियत संघ बोले कि आप ईरान के साथ ऐसा करें तो हम हस्तक्षेप करेंगे। मुझे नहीं लगता वे ऐसा करेंगे। अगली बार ईरान इस देश पर हमला करे तो उनकी किसी बड़ी तेल प्रतिष्ठान पर कब्जा कर लें। उसे पकड़ कर रखो और नुकसान की भरपाई करो, क्योंकि इस देश ने ईरान की वजह से बहुत कुछ खोया है। तो ये रहा आपका जवाब। और 1980 के दशक के अंत तक ट्रंप ने फिर से हेग द्वीप पर करारा हमला करने की अपनी मांग दोहराई और शासन की अमेरिका विरोधी आक्रामकता के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रखी। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। ओबामा के तहत ईरान डील यानी JCPOA की उनकी आलोचना के जरिए भी। जरा देखिए, ये ईरान डील पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले की बात थी, जिसमें ईरान को 150 अरब डॉलर वापस दे दिए गए और हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब तक तय किए गए सबसे खराब सौदों में से एक के रूप में। ईरान समझौता उन सबसे खराब और सबसे एक तरफा सौदों में से एक था जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी किए हैं। साफ कहूं, वह समझौता अमेरिका के लिए शर्मनाक है और मुझे नहीं लगता आपने इसके बारे में आखिरी बार सुना है। तो 2015 तक, जैसा कि आपने सुना, वो उस परमाणु समझौते को पहले ही अब तक तय किया गया सबसे खराब समझौता कह रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उस सोच के साथ मेल खाता था जिसे वो दशकों से व्यक्त करते आ रहे थे। 2018 में उन्होंने सोच के अनुसार समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। 2020 में उन्होंने IRGC प्रमुख कासिम सुलेमानी पर हमला करने की अनुमति दी, जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ दशकों में सबसे अहम सीधे कदमों में से एक था। यह स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी खुद की रणनीतिक गणनाओं के आधार पर लिया गया एक निर्णय था। उनका 40 सालों से एक जैसा रुख रहा है,
इसलिए ये कहना कि इजराइल ने उन्हें अचानक इस ओर धकेला न सिर्फ गलत है, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पूरे सार्वजनिक रिकॉर्ड को अनदेखा करना होगा। इसके लिए आपको इस्लामी शासन के कार्यों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि इसमें शासन सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, घटनाओं को दिशा नहीं देता। ये वही शासन है जिसने अरबों डॉलर खर्च कर हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हमास को फंडिंग दी, इराक में मिलिशियाओं को हथियार दिए, हूथियों का समर्थन किया और दशकों से प्रॉक्सी युद्ध में निवेश किया है। एक प्रमुख रणनीतिक सिद्धांत जो सीधे टकराव की जिम्मेदारी लिए बिना अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया गया है। ये प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पहल और विस्तारवादी है, और इसमें अमेरिकियों पर सीधे हमले शामिल हैं, जिसमें 1983 में बेरूत में यूएस मरीन बैरक पर बमबारी भी शामिल है। ये हमला हिजबुल्लाह ने किया था, जो इस्लामी शासन समर्थित प्रॉक्सी आतंकवादी समूह है, जिसने 241 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की हत्या कर अमेरिकी बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक किया। ईरानी शासन बलों द्वारा अमेरिकियों की हत्या करने का एक लंबा और अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास है, जिससे ये दावा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इस शासन का सामना करने में कोई स्वतंत्र हित नहीं है, न केवल कमजोर है, बल्कि पूरी तरह से वास्तविकता से अलग है। अगर इजराइल अमेरिकी नीति नियंत्रित करता तो वॉशिंगटन और यरूशलेम में मतभेद न होते। हम नहीं देखते कि अमेरिका कभी कभी इजरायली अभियानों को सीमित करने की कोशिश करता है, जैसे हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप की लेबनान पर टिप्पणी या दोनों सरकारों के बीच तनाव से दिखता है। अब ऐसा दावा कर रहे हैं जो सबूतों के अनुसार सच नहीं हो सकता कि इजराइल अमेरिका को नियंत्रित करता है, या कि ट्रंप के फैसले इस बात पर आधारित हैं कि इजराइल के लिए क्या सबसे अच्छा है, न कि अमेरिका के लिए क्या सबसे अच्छा है। ये कहानी आपसे ट्रंप के 40 साल के रिकॉर्ड को नजरअंदाज करने को कहती है। ये गलत व्याख्या या राय नहीं, बल्कि शासन के प्रचार का प्रतिबिंबित नजरिया है, जो ईमानदारी से कहें तो हमेशा खुद को इस संघर्ष में एक प्रतिक्रियाशील पक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रित या प्रभावित दिखाता है और इजराइल को इस संघर्ष का मुख्य कारण बताता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह स्पष्ट रूप से झूठ है, जैसा कि हम आज मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं में देख सकते हैं। अब सच्चाई ये है कि जब आप उस नजरिए को बार बार दोहराते हैं तो आप युद्ध का विश्लेषण नहीं कर रहे होते, आप वही कहानी मजबूत कर रहे होते हैं कमला, जिसे खुद शासन दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, और आप ये संकेत दे रहे होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का 40 साल पुराना रिकॉर्ड किसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा है, जबकि ट्रंप तब उन्हें जानते भी नहीं थे। ये समझ में नहीं आता। अगली खबर ये है कि इस हफ्ते हमारे पास 2 बड़ी खबरें आई हैं। इन खबरों ने सारे शोर शराबे को पीछे छोड़ दिया और दिखा दिया कि ये शासन और इसके प्रॉक्सी गुट असल में कैसे काम करते हैं, सिर्फ सिद्धांत में ही नहीं या बातों में ही नहीं, बल्कि एक क्रूर और बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से। पहला मामला है सालेही अकबरी का, जो 38 साल की नर्स, ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन और अर्दबील की पर्वतारोही हैं, जिन्होंने अपने पति अहमद खुराई के साथ हालिया विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की मदद की थी। इसी वजह से जब सुरक्षा बलों ने उनके घर छापा मारा तो उन्हें ही निशाना बनाया गया। अब जो आगे हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया आतंक का कृत्य था, जिसे उन्हें तोड़ने और उनके परिवार से कहीं आगे तक संदेश भेजने के लिए अंजाम दिया गया था। क्योंकि जब उन्होंने IRGC के छापे के दौरान अपने पति को बचाने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई, और यहीं पर यह सब खत्म हो जाना चाहिए था, एक दुखद अंत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो रिपोर्टिंग व्यापक रूप से सामने आ रही है, जिसमें ईरान इंटरनेशनल की कवरेज भी शामिल है, उसके अनुसार सुरक्षा बलों ने सिर्फ उन्हें मार ही नहीं डाला, उन्होंने मुर्दा घर में जो किया उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सीधे उनके पति को भेजा, जिसमें IRGC बल उनके शरीर के साथ यौन शोषण करते दिखे। देखिए अहमद ने क्या कहा। मुझे उनका संदेश भेजने में शर्म आती है। उसने एक संदेश भेजा है। वे उसका फोन खोलना चाहते थे। उसकी हर उंगली आजमाई गई थी। वे मुर्दा घर गए। वहां उसकी उंगली फोन पर लगाकर उसे खोला। जानते हो उसने मुझे क्या संदेश दिया? वह कह रहा था, फला तुम्हारी बीवी के साथ यह मैंने खुद किया है। بعد عکس میفرسته برا من. मैं इस गम के साथ कैसे जीऊं? देखो मैं अब फिर वैसा ही टूटा हुआ इंसान बनता जा रहा हूँ
जैसा जेल में हो गया था। मेरे दांत टूट गए, मेरा जबड़ा भी चोटिल हो गया। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप उसे इसके बारे में बोलते सुनते हैं तो आप ऐसे आदमी को सुनते हैं जो बता रहा है कि उसकी पत्नी की हत्या करने वालों ने उसकी तकलीफों की शुरुआत की, दुख का अंत नहीं। उसके शरीर को उसके खिलाफ एक हथियार बनाकर और उसे जबरदस्ती देखने पर मजबूर करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया वो हमेशा के लिए उसकी यादों में जिंदा रहे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इतनी जानबूझकर की गई मानसिक यातना सहने के बाद और वो वीडियो देखने के लिए मजबूर किए जाने के बाद, और जब उसके पास न न्याय बचा, न जवाबदेही और न बचने का रास्ता, अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय के कारण अहमद खुदाई ने कल आत्महत्या कर ली। अब पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि इस्लामी शासन की ताकतों ने उसे मार डाला, बल्कि ये भी है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में उसे भी बर्बाद कर दिया। यौन हिंसा इस्लामी शासन की एक जानी पहचानी रणनीति रही है। इसे हिरासत केंद्रों में पूछताछ के दौरान और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते समय इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके या नियंत्रित किया जा सके और दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने से रोका जा सके। इसमें उन्होंने न सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे उन्होंने मार डाला था, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिससे वो प्यार करती थी इसका इस्तेमाल किया और उसके शरीर को मनोवैज्ञानिक हथियार बना दिया। अब सबसे बुरी बात यह है कि ये कोई अलग थलग मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने दस्तावेज किया है कि इस्लामी शासन ने दमन के औजार के रूप में व्यवस्थित रूप से यौन हिंसा का इस्तेमाल किया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की तथ्य खोज मिशन ने निष्कर्ष निकाला कि वुमेन लाइफ फ्रीडम प्रदर्शनों के दौरान बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा का इस्तेमाल व्यापक और व्यवस्थित दमन के हिस्से के रूप में किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और यहाँ तक कि हिरासत में लिए गए नाबालिगों के खिलाफ भी ये किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सामूहिक बलात्कार, जननांगों को बिजली के झटके और पूछताछ में यौन यातना को दस्तावेज किया है। इसे सजा, अपमान और कबूलनामे के लिए रणनीति बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने भी ऐसा ही पैटर्न दर्ज किया है, जहां यौन हिंसा कोई संयोग नहीं बल्कि संस्थागत है। इसे सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रण के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप इस रिकॉर्ड की तुलना सालेही, अकबरी और अहमद खुदान के साथ हुई घटनाओं से करते हैं तो आप देखेंगे कि यह सिस्टम से कोई विचलन नहीं है। सिस्टम वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया था। और बात सिर्फ किसी एक व्यक्ति को चुप कराने की नहीं है, बल्कि बाकी सभी को यह संदेश देने की है कि अगर आप प्रदर्शनकारियों की मदद करते हैं, अगर आप विरोध करते हैं, अगर आप नियमों से बाहर जाते हैं, तो यही आपके और आपके अपनों के साथ होगा। और वो संदेश मौत पर भी खत्म नहीं होता, वो बाद में भी अपमान, आघात और डर के रूप में जारी रहता है। और जब ईरान के अंदर ये सब हो रहा है, हमने इस हफ्ते गाजा से भी एक समानांतर कहानी उभरती देखी, जो सत्ता की बिल्कुल वही सोच और कमजोरी के शोषण को दिखाती है। डेली मेल ने इस हफ्ते रिपोर्ट किया कि गाजा में विस्थापित, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जो जीविका से वंचित हैं और सहायता पर निर्भर हैं, उन्हें हमास या उनसे जुड़े पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, जो खाने के पैकेट, मानवीय सहायता, नकद भुगतान और यहाँ तक कि आने जाने या ठिकाना पाने की क्षमता तक को नियंत्रित करते हैं। वे उस नियंत्रण का इस्तेमाल महिलाओं को यौन संबंधों के लिए मजबूर करने में कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जहां मना करने का मतलब भूख, बेघर होना या इससे भी बुरा हो सकता है। ये विस्तृत गवाही हैं, जिनमें एक पुरुष ने बताया कि गराबली इलाके में एक विधवा एक टेंट के अंदर मिली, जहां कई कस्साम बल के सदस्य उस पर हमला कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बताया कि महिलाएं कभी-कभी सिर्फ 100 शेकल जैसी खाने के लिए या छोटी रकम के लिए खुद को बेचने को मजबूर होती हैं, जो हताशा और शक्ति असंतुलन की गंभीरता दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी घटनाएं अक्सर चैरिटी या धार्मिक संगठनों के जरिए शुरू होती हैं, जहां महिलाएं मदद मांगती हैं और बाद में पुरुषों का शिकार बनती हैं, जिनके पास उनके व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि फोन नंबर तक पहुंच होती है और जो उस पहुंच का इस्तेमाल परेशान करने, दबाव डालने और अंततः जबरदस्ती करने के लिए करते हैं। अब एक महिला, जिनकी पहचान नूर के रूप में हुई है, जो 4 बच्चों की विस्थापित और तलाकशुदा मां है, ने बताया कि किस तरह एक व्यक्ति जो एक इस्लामिक चैरिटी के माध्यम से काम करता था, ने उनसे संपर्क किया। मदद मांगने पर उस व्यक्ति ने उन्हें परेशान किया और साफ कहा कि वो शिकायत या विरोध नहीं कर सकती। उसने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं यहाँ की सरकार हूँ। अब इस तरह के बयान हमास और ईरान में इस्लामिक शासन के सभी प्रॉक्सी समूहों के तहत होने वाले शोषण की पूरी संरचना को दर्शाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम दिखाता है जिसमें संसाधनों, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी को नियंत्रित करने वाले लोग बेखौफ काम करते हैं। और जिन महिलाओं ने सब कुछ खो दिया है,
उनके पास जीवित रहने के लिए उस ताकत के असमान समीकरण से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब आप इन दोनों कहानियों को एक साथ देखते हैं तो आपको वो पैटर्न साफ दिखाई देता है, क्योंकि ईरान में एक ऐसी सरकार है जो दमन के औजार के रूप में, मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में यौन हिंसा का इस्तेमाल करती है। गाजा में भी एक प्रॉक्सी आतंकवादी समूह है जो यही करता है। ये केवल कुछ बुरे लोगों या घटनाओं की बात नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं और संस्कृति की है जो ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देती और सामान्य बनाती हैं। और यही वजह है कि इजराइल और इन लोगों के बीच नैतिक समानता दिखाने की लगातार कोशिश सिर्फ आलस्य नहीं है, बल्कि ये वास्तव में उन लोगों का अपमान है जो इनके अधीन रह रहे हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र द्वारा लड़ी जा रही जंग और उन शासन व्यवस्थाओं या संगठनों के बीच बुनियादी फर्क है जो बलात्कार, अपमान और जबरदस्ती को सत्ता के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फर्क नहीं देख सकते तो आपका मानवाधिकार ढांचा न सिर्फ असंगत बल्कि हकीकत से भी कटा है। आइए इस हफ्ते की अच्छी, बुरी और बेहद खराब खबरें देखें। इस हफ्ते की बुरी खबर वही है जिसकी महीनों से चेतावनी दी जा रही थी और अब ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इजराइल के बाहर यहूदी संस्थानों पर लक्षित हमलों में बढ़ोतरी। ये ना तो इत्तेफाक है और ना ही कोई अलग थलग घटना। अब एक ऐसा समूह है जिसने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है और वो समूह खुद को हरकत अशाब अल-यमीन कहता है। अल इस्लामिया, जो हाल ही में सामने आया है, अब यूरोपीय अधिकारियों द्वारा संभावित ईरान समर्थित प्रॉक्सी आतंकी समूह के रूप में जांच के दायरे में है। इसी हफ्ते उत्तर पश्चिम लंदन के कैंटन यूनाइटेड सिनेगॉग में ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आगजनी की कोशिश हुई, जिससे आग और धुएं से नुकसान हुआ। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, ये हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसे अब यहूदी समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा और डराने धमकाने के अभियान के रूप में देखा जा रहा है। अब उसी समूह ने इसी समय अन्य हमलों की जिम्मेदारी ली, जिनमें यहूदी समुदाय की एम्बुलेंस जलाना भी शामिल है। इनमें से 2 गोल्डर्स ग्रीन में हुए, जहां हज्जुल्लाह की कई गाड़ियां एक सिनेगॉग के बाहर जलाई गईं। इन्होंने ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया, इसी तरह की रणनीति अपनाई जिससे धमाके हुए और जरूरी आपातकालीन उपकरण नष्ट हो गए। अब इन्हें फिंचली और हेंडन में सिनेगॉग्स और आगजनी की कोशिशों से भी जोड़ा गया है और फारसी भाषा के मीडिया आउटलेट पर हुए एक हमले से भी। मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल, जो ईरानी शासन का आलोचक है, इससे स्पष्ट है कि ये सिर्फ किसी रैंडम टारगेट नहीं, बल्कि यहूदी जीवन, इजराइल और ईरानी विपक्ष से जुड़े प्रतीकात्मक टारगेट्स के नेटवर्क की बात है। ये केवल लंदन तक सीमित नहीं, वही समूह यूरोप के अन्य देशों जैसे बेल्जियम और नीदरलैंड्स में भी सिनेगॉग्स व यहूदी स्थलों पर हमलों का दावा कर चुका है। अब अधिकारी इसे स्थानीय घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न मान रहे हैं। यही वो जगह है जहां लोग अब भी हो रही घटनाओं को कम आंकते हैं, क्योंकि वे इसे बस अव्यवस्थित नफरत, अचानक गुस्से या सिर्फ कुछ बुरे लोगों की करतूत के रूप में पेश करना चाहते हैं। असल में आप ऐसा माहौल देख रहे हैं जिसमें नेटवर्क, प्रॉक्सी और प्रभाव संचालन पनपते हैं, जहां भड़काने को सालों से सामान्य बना दिया गया है और जहां बस कुछ ही लोग उस भड़कावे को वास्तविक हिंसा में बदल सकते हैं। जब सिनेगॉग या एम्बुलेंस में आगजनी होती है, मीडिया संस्थानों पर हमले होते हैं और ये सब कुछ दिनों में होता है, तो ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहता। ये एक संकेत है कि जो चीजें सालों से सतह के नीचे प्रचार, भड़कावे और उन नेटवर्क्स के जरिए पक रही थीं, जिन्हें बहुत कम निगरानी के साथ काम करने दिया गया, अब वे सीधे यहूदी समुदायों पर हमलों के रूप में सामने आ रही हैं। और कोई भी संदर्भ सिनेगॉग पर आगजनी को सही नहीं ठहरा सकता। कोई भी संदर्भ एम्बुलेंस को आग लगाने को सही नहीं ठहरा सकता। और निश्चित रूप से कोई भी संदर्भ किसी समुदाय के खिलाफ सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर डराने धमकाने के लगातार अभियान को सही नहीं ठहरा सकता। अब हफ्ते की सबसे भद्दी कहानी ये है कि एक बेबुनियाद, हंसी उड़ाने लायक दावा इतनी जल्दी वैश्विक नैरेटिव में बदल दिया गया। ये दावा कि इजरायली बलों ने फिलिस्तीनियों पर यौन हमला करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह भी रहा हूँ। ये दावा हमास से जुड़ी यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर से शुरू हुआ, जिसने जाहिर है इतनी गंभीर आरोप के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया। और फिर हमास के समर्थक ड्रॉप साइट न्यूज ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये सच हो, यहाँ तक कि इसे आगे बढ़ाया भी। उन्होंने जो इशारा किया वो एक इजरायली इंटेलिजेंस स्रोत था, लेकिन वो इजरायली स्रोत न तो इंटेलिजेंस था, न ही सरकारी था और न ही किसी भी तरह से राज्य से जुड़ा हुआ था। वो एक एक्टिविस्ट कमेंटेटर था जो खुलेआम इजराइल विरोधी था और वही दावा दोहरा रहा था और उसे किसी तरह की पुष्टि के रूप में पेश कर रहा था। ये उसकी कोई गलती नहीं थी। ये जानबूझकर गुमराह करने और झूठी कहानी को विश्वसनीय दिखाने की कोशिश है। और जब आप उस दावे को देखते हैं तो वो साफ तौर पर बिखर जाता है, क्योंकि वो अप्रमाणित और व्यावहारिक रूप से असंभव है।
क्योंकि सबसे पहले ये जो गवाहियां हैं वे पूरी तरह से अप्रमाणित हैं और ये बिल्कुल भी सबूतों पर आधारित नहीं हैं। मेरा मतलब है वे कैदी कह रहे हैं कि स्टेट ताइमन में आईडीएफ के कुत्तों ने उनका बलात्कार किया क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इन कहानियों में ये बात कोई मायने नहीं रखती, खासकर क्योंकि ये सेना से जुड़ी है। कुत्तों को कंडीशनिंग, दोहराव और इनाम प्रणाली के जरिए बहुत ही खास कामों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि खोज, ट्रैकिंग या नियंत्रित पकड़, जिनमें सटीकता और विश्वसनीयता की जरूरत होती है, लेकिन वे कोई अनियमित या अप्रत्याशित व्यवहार नहीं करते। दुनिया में कहीं भी कुत्तों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण ढांचा नहीं है जो किसी जानवर को आदेश पर यौन क्रिया के लिए प्रशिक्षित करे, क्योंकि ये ऐसा व्यवहार नहीं है जिसे आप मानकीकृत, नियंत्रित या किसी अभियान में इस्तेमाल कर सकें। जो कुत्तों के कार्यक्रम का बुनियादी ज्ञान रखता है वो तुरंत समझ जाता है। तो आपके पास यही हास्यास्पद और बेबुनियाद दावा बचता है जो किसी भी जांच में खरा नहीं उतरता। लेकिन मैंने वास्तव में एक कदम आगे बढ़कर ऐसा किया, क्योंकि मैंने एक सैनिक से बात की जिसने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में स्टेट तहमान में सेवा की है, और मैंने उससे ठीक इसी बारे में पूछा और उसका जवाब बहुत ही सरल था। मैं उद्धृत करती हूँ, ये बेवकूफ़ी है। आप जानवर का इस्तेमाल इंसान के साथ बलात्कार में कैसे कर सकते हैं? ये सच नहीं है। यही सच है। यही गंभीरता का स्तर है जिसकी ये बात हकदार है, क्योंकि ये खोजी पत्रकारिता नहीं है। ये एक प्रचार तंत्र है जहां एक अविश्वसनीय, लगभग हास्यास्पद दावा प्रकाशित किया जाता है, उसे उठाया जाता है, बढ़ाया जाता है और फिर उसे फर्जी विश्वसनीयता का जामा पहनाया जाता है, जिससे वो लोगों को सच जैसा लगने लगता है और वे उस पर विश्वास करने लगते हैं। और जब तक कोई सबूत मांगता, ये हर जगह फैल चुका होता है। यहाँ सिर्फ लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं, नुकसान और भी है। ये है कि आप सबसे गंभीर अपराधों में से एक को ले रहे हैं और उसे एक राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, जिससे असली पीड़ितों और असली मामलों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप ऐसे दावे फैला रहे हैं जिन्हें कभी साबित नहीं किया जा सकता और जो कभी साबित हुए ही नहीं थे। तो असली कहानी वो नहीं है जो वे कह रहे हैं कि हुआ था। असली कहानी ये है कि आजकल इस तरह की झूठी कहानी बनाना और उसे सिस्टम में डालकर ऐसे पेश करना कितना आसान हो गया है जैसे वो सच हो, जबकि उसने कभी भी सबूतों के सबसे बुनियादी मानकों को भी पूरा नहीं किया। और आखिर में, इस हफ्ते की अच्छी बात ये नहीं है कि कुछ ठीक हो गया है, बल्कि ये है कि पाखंड इतना जाहिर है कि अब आपको उसे अलग से दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इस हफ्ते कैंडिस ओवेंस, जो महीनों से ऑनलाइन यहूदी विरोधी और इजराइल विरोधी बातें फैला रही थीं, अब राजित मैक्रोन पर झूठे दावों के लिए मानहानि केस का सामना कर रही हैं। अचानक सब कुछ असली हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मुकदमे की बात नहीं, बल्कि सच में नतीजे आने पर उन्होंने किसकी मदद ली, ये भी अहम है। अब लॉरा लूमर ने इस हफ्ते खुलासा किया कि कैंडिस का कानूनी बचाव कैसोविट्ज द्वारा संभाली जा रही है। बेन सेंटोरस न्यूयॉर्क की एक प्रमुख कानूनी फर्म है जो उसी कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ी है जिसके खिलाफ वो खड़ी होने का दावा करती है। डेविड फ्रीडमैन एक फर्म में साझेदार थे, इसके बाद वे इजराइल में अमेरिकी राजदूत बने। हाँ, कैंडिस ने अपनी पैरवी के लिए एक यहूदी जायोनिस्ट वकील को नियुक्त किया। चलो साफ बताते हैं कि ये कैसा दिखता है। कैंडिस, तुम महीनों से ऐसे विचार फैलाती हो जो यहूदी समुदायों को निशाना बनाते, उनकी वफादारी पर सवाल उठाते और अमेरिका विरोधी नैरेटिव्स को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यहूदियों को शैतान का आराधनालय कहती हो। पर जब तुम पर मानहानि का केस होता है और असली जवाबदेही आती है, तो तुम तुरंत देश की सबसे प्रतिष्ठित फर्मों में चली जाती हो जो उसी जायोनिस्ट दुनिया में है जिसे उजागर करने का दावा करती हो। सच में। और ये मत भूलो कि यही फर्म वही है जो इजराइल और यहूदी हितों की रक्षा करने के लिए उच्च स्तर की कानूनी और राजनीतिक जगहों पर गहराई से जुड़ी रही है। ये विडंबना नहीं, पूरी गिरावट है। अगर तुम सच में वही मानती हो कैंडिस, तो उन्हीं ढांचों पर निर्भर न रहती जिन पर समय हमला करने में बिताती हो, और तुम उसी कानूनी तंत्र पर निर्भर नहीं रहती जिसे उसी दुनिया ने बनाया है जिसका तुम विरोध करती हो। लेकिन जैसे ही बात तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कानूनी जवाबदेही, तुम्हारे भविष्य पर आती है, ये सब गायब हो जाता है और तुम भी वहीं जाती हो जहां बाकी सब जाते हैं, सबसे अच्छे वकीलों के पास जिन्हें तुम ढूंढ सकती हो। और यही इस हफ्ते की अच्छी बात है, ना कि इसलिए कि इस भयानक औरत में कोई बदलाव आया है, बल्कि इसलिए कि अब उसका नकाब पूरी तरह उतर चुका है और अब और दिखावा करने का कोई तरीका नहीं बचा है। इस हफ्ते का समापन होता है। अगले हफ्ते फिर लौटकर बताएंगे कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध किस दिशा में है और तब तक युद्ध विराम रहेगा या नहीं। अगर आपको कोई कहानी लगती है जिसे कवर करना चाहिए, तो सोशल मीडिया पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम एमिली इन टेल अवीव से संपर्क करें।
अगले हफ्ते JNS पर एक्सेस ऑफ ट्रूथ के साथ मिलूंगी।